स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2015 में साइंस और कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को पूछा गया था। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत करने से पहले ये भी जान लीजिए कि हम लोग टोटल 10 प्रश्न हल करने वाले हैं, और जिसमें कि 5 प्रश्न होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से, और 5 प्रश्न होगा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो इस ढंग से हम लोग टोटल 10 प्रश्न हल करने वाले हैं, और जिन प्रश्नों पर विस्तृत ढंग से चर्चा करने की आवश्यकता है ज़रूर बात करेंगे हम। तो वीडियो को कंप्लीट आप जरूर देखिए। देखिए, यहाँ पर 2 भाग में है चूँकि प्रश्न, तो पहला जो भाग आएगा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का आएगा, ठीक है। तो 5 प्रश्न हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से देखेंगे और 5 प्रश्न मैक्रो इकोनॉमिक्स से। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी कि अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बताइए क्या नाम था उनका भाई, जिन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा है? तो वो थे अल्फ्रेड मार्शल साहब। अल्फ्रेड मार्शल ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के रचयिता कौन हैं, यानी कि हु इज़ द राइटर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एक बुक है जो कि 1890 में प्रकाशित हुआ था। वो अल्फ्रेड मार्शल की ही बुक है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इन्होंने पूरे इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को मैथमेटिकली डिफाइन किया हुआ था उस बुक में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के रचयिता कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करने के लिए या फिर क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग आधार लिए जाते हैं, जैसे कि नियमन और नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था की 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन में भी दिया हुआ ये तीनों, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वैसे तो हमारा जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों अर्थव्यवस्था जो है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये नियंत्रण और नियमन के आधार पर रखा गया है, यानी कि कंट्रोल और मैनेजमेंट के बेस पर यहाँ पर 3 अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखने को मिल रहा है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, या विकसित, अल्प विकसित और विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि अनडेवलप्ड, डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी। तो 3 प्रकार यहाँ पर भी देखने को मिला। फिर इसी ढंग से वैश्विक आर्थिक संबंधों के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के 2 अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। एक होता है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये सब अर्थव्यवस्था के कुछ विभिन्न प्रकार हैं या फिर स्वरूप हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो ध्यान दीजिएगा, नियमन और नियंत्रण के आधार पर हम कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन अगर विकास के आधार पर आपको ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि या विकसित ऑप्शन में डाल दिया जाए, और या अल्प विकसित डाल दिया जाए, फिर विकासशील डाल दिया जाए, या फिर विकसित डाल दिया जाए, तो इस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा कि अल्प विकसित देश को ही हम लोग कम विकसित या फिर अल्प विकसित को ही हम लोग विकासशील भी कहते हैं। तो विकासशील देशों की सूची में हमारा भारत आता है विकास के आधार पर, लेकिन नियमन और नियंत्रण के आधार पर हमारा भारत कहाँ पर आता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की लिस्ट में आता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है भाई, यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यानी कि दोनों क्षेत्र यहाँ पर होते हैं साथ साथ में, और दोनों ही क्षेत्र अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। एक और निजी क्षेत्र यहाँ पर अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है, पूंजीवादी की तरह ही, और दूसरी तरफ सरकार भी यहाँ पर चूँकि होती है और वो समाजवादी की तरह कार्य करती है, यानी कि जनता के हित के लिए या फिर पूरे देश के हित के लिए जो है कार्य करती है, यानी कि सामाजिक लाभ या फिर सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है, सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करती है। ठीक है, तो दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, उम्मीदें समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि मांग में कमी, ठीक है, के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? हम लोग जानते हैं कि मांग में जो कमी आता है, डिक्रीज इन डिमांड, बहुत सारे इसके रीजंस हैं अलग अलग, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पर बताएंगे आपको। आय में कमी होने से पक्का है लोग मांग कम कर देते हैं, चूँकि आमदनी ही कम है तो यानी कि परचेजिंग पावर नहीं है लोगों के पास, खरीदने की शक्ति नहीं है उतनी, तो इसलिए डिमांड कम हो जाती है। दूसरा रीज़न क्या बताया ऑप्शन के अनुसार, बोला क्रेताओं की संख्या में कमी। बिल्कुल सही, अगर बायर्स कम हो जाएंगे, खरीदने वालों की संख्या ही कम हो गई है ना, नंबर ऑफ बायर कम है,
तो इस सिचुएशन में भी जो है मांग कम हो जाती है वस्तुओं का। इसके अलावा उपभोक्ता की रुचि में कमी, अगर हम किसी वस्तु के प्रति इंटरेस्टेड नहीं रहे, है ना, हमारी रुचि नहीं रही, तो हम उन वस्तुओं का डिमांड कम कर देते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। तो इनमें से सभी हमारा बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। वैसे तो मांग को और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो जिसकी वजह से मांग कम हो जाता है, जैसे कि कह सकते हैं प्रतिकूल समय, जैसे कि ठंड में हम लोग क्या करते हैं, कुल्फ़ी या फिर आइसक्रीम की डिमांड घटा देते हैं। इसके अलावा सरकार जब कोई भी टैक्स बढ़ाती है, प्रत्यक्ष कर हो चाहे तो अप्रत्यक्ष कर हो, कोई भी टैक्स अगर बढ़ाती है तो पक्का है लोग जो है डिमांड कम करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कुछ जो है कारक या फिर तत्व हैं जिसकी वजह से मांग घटती है, ठीक है। आगे देखें चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि बाजार मूल्य पाया जाता है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा अल्पकालीन बाजार में ही बाजार मूल्य पाया जाता है, ठीक है। पाँचवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पाँचवें क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं स्थिर लागत क्या होता है भाई, अगर आप उत्पादन किसी वस्तु का बढ़ा रहे हैं तो भी आपका जो है वो कॉस्ट नहीं बढ़ने वाला है, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अगर आप उत्पादन घटा रहे हैं तो भी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है। अगर आप उत्पादन घटा के क्या कर दिए, जीरो कर दिए, तो भी आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहता है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्थिर लागत, यानी कि उत्पादन बढ़ने घटने या फिर उत्पादन शून्य होने के साथ भी स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं आता है। स्थिर लागत एक प्रकार का अल्पकालीन लागत है कह सकते हैं, लेकिन दीर्घकालीन में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो फैक्ट्री का किराया है ये हमारा स्थिर लागत हो गया। बीमा का प्रीमियम भी हमारा क्या होता है, प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा। इसके अलावा ब्याज भी हमारा क्या होता है, फिक्स्ड कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है ना, कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। तो ये सब सारा हमारा क्या होता है, स्थिर लागत होता है। लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल पर जो हमारा खर्चा होता है ना, कच्चे माल पर खर्च, ये हमारा क्या होता है, तो ये कह सकते हैं हमारा होता है परिवर्तनशील लागत। यानी कि सिर्फ हमारा ऑप्शन जो सी में लिखा हुआ है कच्चे माल की लागत, यही हमारा केवल स्थिर लागत नहीं है। बाकी ऑप्शन ए में जो लिखा है ये भी हमारा स्थिर लागत है। ऑप्शन बी में जैसे ब्याज लिखा गया ये भी हमारा स्थिर लागत है। और फैक्ट्री का किराया यानी कि रेंट जो होता है फैक्ट्री का, है ना, या फिर बिल्डिंग का किराया, ये सब क्या है, स्थिर लागत है। टॉप मैनेजमेंट को जो सैलरी दिया जाता है वो भी क्या है, स्थिर लागत होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड, है ना। सामान्य कीमत जो होता है ये हम लोग कह सकते हैं सामान्य मूल्य तल भी इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग जनरल प्राइस लेवल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार वगैरह का भी अध्ययन किया जाएगा, आर्थिक विकास का भी अध्ययन किया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम की कौन सी जो है कठिनाई थी, बताइए। तो बार्टर सिस्टम में क्या क्या कठिनाई था कि यहाँ पर दोहरे संयोग का भी अभाव था, यानी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ऐसे दो व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी था जो कि एक दूसरे की वस्तु लेन देन करने के लिए तैयार हो। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, आपको पता भी है ना। तो यहाँ पर दोहरे संयोग का अभाव हुआ करता था वस्तु विनिमय प्रणाली में यानी कि बार्टर सिस्टम में, ठीक है। दूसरा कमी क्या था इसमें कि वस्तु विभाजन की जो है एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास बकरा है और उससे हम कपड़ा लेना चाहते हैं, तो हमको खोजना पड़ता कि कौन सा व्यक्ति है जो हमारा बकरा ले ले और उसके बदले में हमको कपड़ा दे दे। लेकिन हम पूरा का पूरा बकरा देने के लिए तैयार नहीं हैं, कुछ उसका पार्ट देने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब कि बकरे की जो है कटिंग कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, और काट दिए तो उसकी जो है उपयोगिता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है, वस्तु विभाजन की तो कठिनाई था ही वहाँ पे। तीसरा ऑप्शन क्या है, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे जो है मूल्य मेजरमेंट होने चाहिए थे जो कि आसानी से हम लोग लेन देन कर लेते, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में है क्या कि मूल्य मापक का सही जो है यानी कि कोई इकाई था ही नहीं। बस अनाज के बदले अनाज, कितना अनाज ये भी फिक्स नहीं था, ठीक है। यानी कि कितने गाय के बदले में कितनी बकरियाँ दिया जाए ये भी फिक्स नहीं था, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हम लोग सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव देख पा रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी कठिनाई था वस्तु विनिमय प्रणाली का यानी कि बार्टर सिस्टम का। तो इनमें से सभी हमारा बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये हमारा जो है वो बैंकिंग से सवाल किया गया है, मनी एंड बैंकिंग से। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। हम लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट मीन्स की आरबीआई का जो है वो स्थापना कब हुआ था, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था ये, तो हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया था कलकत्ता में। लेकिन अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है,
क्योंकि 1937 में ही इसको जो है वो मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। और आरबीआई के अभी जो गवर्नर हैं 26वें गवर्नर वो हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास जी, है ना। कौन है? डॉक्टर शक्तिकांत दास जी हैं। ये ऐसे पहले आरबीआई के गवर्नर हैं जिनको 2 बार नियुक्ति का अवसर मिला है। 25वें गवर्नर भी रह चुके हैं शक्तिकांत दास और 26वें गवर्नर भी रह चुके हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये चीज़। चलते हैं आगे। और हाँ, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, यही भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है ना। यही जो है वो देश के अंदर में नोट जारी करता है, साख मुद्रा का नियंत्रण करता है, सारा काम केंद्रीय बैंक का है। ठीक है। बैंकों का बैंक भी माना जाता है और सरकार का सलाहकार और एजेंट भी माना जाता है ये। आगे देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, यानी कि हु इशूज 1 रुपी नोट इन इंडिया। बताइए 1 रुपये का नोट भारत में कौन जारी करता है? तो भारत का कौन? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो है वो 1 रुपये का नोट जारी करता है। ध्यान रखिएगा ये आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। हाँ, आरबीआई पब्लिश जरूर करता है, लेकिन जो आधिकारिक रूप से है, कह सकते हैं बात, वो क्या है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास इसका पूर्ण अधिकार है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसका जो है पूरी तरह से ये अधिकार है कि वो 1 रुपया जो है नोट छापने की अनुमति प्रदान करे। ठीक है। आप देख सकते हैं कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और बाकी जितने भी नोट होते हैं, 2 रुपये का नोट हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, सब पर आप देखेंगे कि आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है और ऊपर में लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन सिर्फ 1 रुपये के नोट पर आपको लिखा मिलेगा क्या? भारत सरकार। और साइन किसका मिलेगा? तो वित्त सचिव का, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी का। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है कि केंद्रीय बैंक कह रहा है। ये एक व्यावसायिक बैंक है, यानी कि व्यापारी बैंक है या फिर कॉमर्शियल बैंक है जो कि लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है। ठीक है। ये आरबीआई के बारे में नहीं कह रहा है, बल्कि एक बैंक ही ऐसा है जिसका नाम ही रख दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये कोई केंद्रीय बैंक नहीं, व्यावसायिक बैंक ही है जो कि लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर से हम लोग जो है वो अगले किसी वर्ष का जो है ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे सारे क्वेश्चंस। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं फिर इसी तरह से अगले किसी कंसेप्ट के साथ, कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।